अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी दरक्षण सैयद। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, विच इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड द फर्स्ट यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज यूनिट 12.1 एंड द टॉपिक इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। देखें, जब हम किसी हार्डवेयर की बात करते हैं, जैसे कोई आपकी कार है या आपका फैन है या आपकी कोई ग्राइंडिंग मशीन है, व्हाटएवर, सो वहाँ फिटनेस ऑफ पर्पस जो होता है वो ये होता है कि जैसे फैन बहुत अच्छा, बहुत तेज चल रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है, तो आप कहते हैं हाँ हाँ भाई अच्छी क्वालिटी है। कार विदाउट एनी इश्यूज के कम उसके आपको मेंटेनेंस करानी पड़ती है और वो स्मूथली आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है, तो आप सिंपली कह देते हैं हाँ भाई इसकी क्वालिटी अच्छी है। बट सॉफ्टवेयर में जब आप कहते हो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी उसका फिटनेस ऑफ फंक्शन होता है, तो वहाँ फिटनेस ऑफ फंक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर की कितनी स्पीड से रन कर रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा है, सिर्फ उससे आप उसकी क्वालिटी को रिलेट नहीं कर सकते ना। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है और वो पूरा का पूरा एसआरएस डॉक्यूमेंट में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको अगर सेटिस्फाई कर दे, तो आप कह देते हो कि इसका फिटनेस ऑफ पर्पस ये है, और फिर अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है सारी रिक्वायरमेंट्स को, तो फिर उसकी क्वालिटी हाई है। नो, सॉफ्टवेयर में काफी सारी चीजें होती हैं, right? So fitness of purpose is a satisfactory interpretation of quality for many devices such as car, table fan, a grinding machine, whatever. So for software products, fitness of first purpose is not a wholly satisfactory definition of quality, right? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जो कि एसआरएस डॉक्यूमेंट को, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को फुली सेटिस्फाई करता है, बट हैज एन ऑलमोस्ट अनयूजेबल यूजर इंटरफेस, इवन दो इट मे बी फंक्शनली राइट, वी कैन नॉट कंसीडर इट टू बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट? फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही है, बट जो इंटरफेस है वो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, उसको यूजर इजीली यूज नहीं कर पा रहा, तो आप फिर कहोगे कि भले वो एसआरएस को मीट करता है, भले उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई हो रही है, भले उसकी फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल सही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंटरफेस उसकी क्वालिटी को आप खराब कह देते हैं, राइट? तो देयर आर मेनी क्वालिटी फैक्टर्स। अब वो क्वालिटी फैक्टर्स का पूरा एक दौर चला जिसमें 11 फैक्टर्स आए, जो मैककॉल ने 1977 में इंट्रोड्यूस करे हुए 11 क्वालिटी फैक्टर्स। देन सिमिलरली आपके पास और भी मॉडल्स आए इन 1988 एंड इन 1987। सो ऑल दिस मॉडल्स डू नॉट डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम मैककॉल्स मॉडल। द मैककॉल्स फैक्टर मॉडल प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल अप टू डेट मेथड फॉर सेटिस्फाइंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, राइट? तो अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को और उसकी क्वालिटी को मैच करने के लिए मैककॉल्स ने एक अच्छा मॉडल प्रेजेंट किया। वो मॉडल क्या था? वो मॉडल कुछ इस तरह था कि दिस मॉडल क्लासिफाइज ऑल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इनटू 11 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स। वो क्वालिटी फैक्टर्स को ग्रुप कर दिया एक प्रोडक्ट ऑपरेशन में, प्रोडक्ट रिवीजन में और प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर्स में। प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर्स में आपकी करेक्टनेस आती है, रिलायबिलिटी आती है, एफिशिएंसी आती है, इंटेग्रिटी आती है, यूजेबिलिटी आती है। करेक्टनेस इज कि एसआरएस से मीट करें। रिलायबिलिटी मींस एक लॉन्ग, जितना ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक करेक्टली फंक्शन करेगा विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी मैल फंक्शनिंग इज इट्स रिलायबिलिटी। जितना लंबा अरसा चले उतनी ज्यादा उसकी रिलायबिलिटी है। एफिशिएंसी इज कि कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें। इंटेग्रिटी इज के जो यूजर हो वही उन चीजों को देख सके जो जिसके उसके राइट्स अवेलेबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। यूजिबिलिटी मींस के सॉफ्टवेयर कहीं आगे जाके वो इतना अंडरस्टैंडेबल हो कि आगे जाके उसको किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर सके। अब प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर्स होते हैं मेंटेनेबिलिटी से रिलेटेड, कि आप सॉफ्टवेयर को इजीली इवॉल्व कर सकें, मींस इजीली रिपेयर कर सकें। इजीली कोई फॉल्ट आ गया तो उसको फॉल्ट को रिजॉल्व करते करते ऐसा ना हो जाए कि कोई और दूसरा बड़ा इशू अकर हो जाए। तो जितना ज़्यादा इजीली आपका सॉफ्टवेयर रिपेयर हो सकता है, जितना ज़्यादा इजीली आप उसमें न्यू फीचर्स अपडेट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा वो मेंटेनेबल भी होगा और फ्लेक्सिबल भी होगा। टेस्टेबिलिटी कब उसकी हाई होगी? जब आप इजीली सिस्टम के मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि एक मॉड्यूल के अंदर ही इतने फीचर्स हो कि आप उसी में बार बार टेस्ट ही करते रहें, आप लूप बैक हो जाएं। टेस्टेबिलिटी तब इजी होती है जब आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनको टेस्ट करना आसान हो और इजीली इंटीग्रेट हो जाए।
प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर्स क्या होते हैं? दे आर पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करें, सॉफ्टवेयर रन हो जाए। रीयूजेबिलिटी इसके कोई पुराना सॉफ्टवेयर है, अब आप उसको उसके कुछ फीचर्स को न्यू सॉफ्टवेयर में अगर ऐड करवाना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी हो जाए। ऐसा ना हो कि इंटीग्रेशन करते हुए वो मैल फंक्शनिंग करे, राइट। सो ये वो सारे कंसर्न्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इंटरऑपरेबिलिटी ना, इंटरऑपरेबिलिटी हमारा रह गया। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू कोऑपरेट एंड कोएग्जिस्ट विद अदर सिस्टम्स। मतलब आपका सिस्टम कितना ज्यादा कंपैटिबल है। जैसे कि इन एक्सेल वी कैन इंपोर्ट चार्ट्स, कैन कोएग्जिस्ट विद अदर सॉफ्टवेयर। तो जब आप सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इजीली कुछ चीजें इंपोर्ट करा सकते हैं, तो वो आपके सॉफ्टवेयर की इंटरऑपरेबिलिटी होती है। तो ये चीजें थी जो मैककॉल फैक्टर्स कहलाते हैं, जो मैककॉल ने रिप्रेजेंट करे। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स आते हैं कि आप किस तरह से, क्या वो मैट्रिसेस हैं, क्या वो मेजर्स हैं जिनकी बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। वी हैव a subset of software metrics that focus on the quality aspects of the product, process and project. So software quality metrics को हमने further 3 categories में divide किया. Number 1 is product quality metrics, number 2 is in process quality metrics and number 3 is maintenance quality metrics. देखिए, इससे पहले जब हमने सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस को डिस्कस किया था, तो वहाँ हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स थे, प्रोसेस मैट्रिक्स थे और प्रोजेक्ट मैट्रिसेस थे। लेकिन अब हम फोकस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, इन प्रोसेस और मेंटेनेंस को, जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स होते हैं, राइट। तो यहाँ जो सबसे फर्स्ट वन है विच इज प्रोडक्ट क्वालिटी मैट्रिक्स। अब उसमें क्या मेजर्स आते हैं? प्रोडक्ट क्वालिटी मैट्रिक्स में आपके पास आता है मीन टाइम टू फेलियर, डिफेक्ट डेंसिटी और कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. What is mean time to failure? Mean time to failure is basically the time between failures. The metric is mostly used with the safety critical systems, जैसे कि आपके पास एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, एवियोनिक्स होते हैं, वेपन्स होते हैं। तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि फेलियर के बीच का टाइम क्या है, क्योंकि आपको रियल टाइम डाटा चाहिए होता है क्रिटिकल सिस्टम्स में। डिफेक्ट डेंसिटी सिस्टम इज, इट मेजर्स द डिफेक्ट्स रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर साइज। जैसे जैसे आपका लाइंस ऑफ कोड है, तो या फंक्शन पॉइंट होता है आपका, तो ये कोड की क्वालिटी को मेजर करता है पर यूनिट, कि इतने टाइम में कोई डिफेक्ट इस पर यूनिट में या इस पर्टिकुलर फंक्शन पॉइंट में कोई एरर आया या नहीं आया। और ये ज़्यादातर जब आप डिफेक्ट डेंसिटी की बात करते हैं, तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स में यूज होता है, ठीक है। ये यूज होता है कमर्शियल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में। डिफेक्ट डेंसिटी मेजर आप तब यूज करते हैं। कस्टमर प्रॉब्लम्स बेसिकली वो ये मेजर करता है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट को यूज करते हुए क्या प्रॉब्लम्स इनकाउंटर की। ऑब्वियसली ये कम से कम होनी चाहिए। ये कस्टमर का पर्सपेक्टिव्स बताती हैं टूवर्ड्स द प्रॉब्लम स्पेस, which includes the non defect oriented problems together with the defect problems, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन कस्टमर को लगता है कि प्रॉब्लम है, तो इसको आप PUM से मेजर करते हैं। PUM इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स पर यूजर मंथ, कि पर मंथ में यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। एक ये इसका मेजर होता है, इस तरह से आप मेजर करते हैं क्वालिटी मैट्रिक्स को। और इस क्वालिटी मैट्रिक्स का नाम क्या है? प्रोडक्ट क्वालिटी मैट्रिक्स। प्रोडक्ट क्वालिटी मैट्रिक्स को कस्टमर प्रॉब्लम्स के थ्रू भी मेजर करते हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरह भी मेजर करते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो एक ऐसा क्वालिटी मैट्रिक्स है जो हर जगह यूज हो रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं या आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, तो ये जरूर होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिसमें वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं। इसके मैक्सिमम एक तो होता है वेरी सेटिस्फाइड, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ, हर कोई ये सारी पॉसिबिलिटीज नहीं यूज करता, बट मैं मैक्सिमम बता रही हूँ। होता है वेरी सेटिस्फाइड, एक होता है सेटिस्फाइड, देन वी हैव न्यूट्रल, देन वी हैव डिससेटिस्फाइड, देन वी हैव वेरी डिससेटिस्फाइड, ठीक है। अब कहीं होता है सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, कहीं कोई आपको ऐसे दे देता है न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको मैक्सिमम बता दिए ताकि आप देख सकें कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से को कैसे देख रहा है, उसके नजरिए में आपकी प्रोडक्ट क्या है। देन अनदर इज इन प्रोसेस क्वालिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इन प्रोसेस क्वालिटी मैट्रिक्स में आपके पास इंक्लूडेड होती है डिफेक्ट डेंसिटी ड्यूरिंग मशीन टेस्टिंग, डिफेक्ट अराइवल पैटर्न ड्यूरिंग मशीन टेस्टिंग, फेस बेस्ड डिफेक्ट रिमूवल पैटर्न और डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस। डिफेक्ट डेंसिटी ड्यूरिंग मशीन टेस्टिंग इज बेसिकली जब आप कोड
को इंटीग्रेट कर चुके होते हैं सिस्टम लाइब्रेरी में. High defect rates found during testing is an indicator that the software has experienced higher error injection during this development process, right? So unless the higher testing defect rate is due to an extraordinary testing effort, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर दें. आप देखें कि मेरी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है और मुझे कहाँ टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए. ठीक है, टेस्टिंग परफॉर्म करना भी ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी टेस्ट परफॉर्म कर दें. आप पर फ्लोटिंग पॉइंट पे परफॉर्म करें. आप देखें कितनी लाइंस ऑफ कोड है और मुझे कहाँ टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए, कहाँ टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत है. सो दिस सिंपल मैट्रिक्स ऑफ डिफेक्ट्स पर KLOC और पर फंक्शन पॉइंट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी व्हाइल द सॉफ्टवेयर इज स्टिल बीइंग टेस्टेड, राइट. सो ये तब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप सब्सिक्वेंट रिलीजेस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की, एक ही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए. ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट रिलीजेस आप इसको यूज करते हैं ज़्यादातर. Then we have defect arrival pattern during machine testing. अब ये क्या है, ये बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो डिफेक्ट डेंसिटी ड्यूरिंग मशीन टेस्टिंग है ना, ये ओवरऑल समरी बता देता है, राइट. इट इज लाइक अ समरी कि पूरे लाइफ साइकिल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. ये एक तरह की समरी है. बट जब आप डिफेक्ट अराइवल पैटर्न की बात करते हैं तो ये और ज़्यादा डिटेल्स बताता है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताता है अबाउट द क्वालिटी लेवल्स, कि किस जगह पे कितना मसला आया. मींस वीकली बेसिस पे आपके पास क्या डिफेक्ट्स आए, कौन से ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो एक्चुअली डिफेक्ट्स हैं और कौन से ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो आगे जाके वो रिज्यूम हो गए, वो जो आगे जाके क्लियर हो गए, वो डिफेक्ट नहीं रहा, राइट. तो कहाँ आपके पास एक वीक के एंड में कितने डिफेक्ट्स है, फिर उसके बाद कितने डिफेक्ट्स सही हो गए, कौन से डिफेक्ट्स आगे ऐसे थे जो आगे प्रोपोगेट हुए, कौन से ऐसे डिफेक्ट्स है जो हमें लग रहा था कि डिफेक्ट है लेकिन एक्चुअली आगे जाके जब वो न्यू मॉड्यूल में इंटीग्रेट होते तो उन्हें खत्म होना था, राइट. सो ये जो रिग्रेशन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली इंश्योर कर रहा होता है कि आपकी जो भी टारगेटेड प्रोडक्ट है वो किस लेवल ऑफ क्वालिटी तक पहुंची. देन वी हैव फेज बेस्ड डिफेक्ट रिमूवल पैटर्न. ये क्या होता है, ये डिफेक्ट डेंसिटी मैट्रिक्स ड्यूरिंग टेस्टिंग की ही एक्सटेंशन है. इन एडिशन टू टेस्टिंग ये ट्रैक भी करती है कि हर फेज में जो आपका डेवलपमेंट साइकिल होता है ना, डेवलपमेंट साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं. फेज 1 में आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, देन फेज 2 होता है, डिजाइन फेज में आप जाते हैं, फिर आप कोडिंग करते हैं, ठीक है ना, फिर आप उसकी यूनिट टेस्टिंग करते हैं, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. तो हर एक फेज में कहाँ एरर आया, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो साइकिल है उसमें कहाँ एरर आया, इंक्लूडिंग द डिजाइन रिव्यूज, कोड इंस्पेक्शंस एंड फॉर्मल वेरिफिकेशंस बिफोर टेस्टिंग. तो क्योंकि एक लार्ज परसेंटेज ऑफ प्रोग्रामिंग डिफेक्ट्स जो है ना वो डिजाइन प्रॉब्लम्स में आते हैं, तब आते हैं जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं, जब हम फंक्शनल वेरिफिकेशंस कर रहे होते हैं. तो इससे जितना जितना अच्छे से आप फेज बेस्ड डिफेक्ट रिमूवल पैटर्न करते हैं उतना ज़्यादा आपको आइडिया हो जाता है कि किस फेज में डिफेक्ट आया, ताकि आप ओवरऑल डिफेक्ट रिमूवल अप्लाई कर दें, ठीक है ना. जब आप फेज बेस की बात करते हैं तो पूरे लाइफ साइकिल में जहां जहां डिफेक्ट आपको नजर आएगा, आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि कौन सा लाइफ साइकिल का फेज वीक है, कहाँ ज्यादा डिफेक्ट्स आए. तो इसको अच्छा, इसको आप इससे भी मेजर करते हैं. इसको मेजर करने का एक पैरामीटर होता है जिसको आप कहते हैं DRE. DRE क्या है? DRE इज डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस, जो कि हम अभी आगे देखेंगे. ये एक मैट्रिक्स है फेज बेस्ड डिफेक्ट रिमूवल पैटर्न के लिए. देन वी हैव डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस, राइट. ये इसके बाद आता है. इसमें क्या होता है, इसमें फेज बेस्ड का सोल्यूशन है वो क्या है कि आप इसमें एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस को देखते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड बिफोर कोड इंटीग्रेशन एंड फॉर ईच फेज. ठीक है, कोड इंटीग्रेशन से पहले. इसको आप ये भी कहते हैं कि अर्ली डिफेक्ट रिमूवल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोड उससे पहले होता है, कोड इंटीग्रेट करने से पहले होता है. और जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू हायर होगी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोसेस इफेक्टिव है और उतने ज़्यादा डिफेक्ट्स कम हैं. अब कैसे हैं वो देखें, आपको इसके फॉर्मूला से पता चल जाएगा जो हम आगे जाके देखेंगे. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेंटेनेंस की तरफ, राइट. इसके बाद आपके पास मेंटेनेंस क्वालिटी मैट्रिक्स है. बट मेंटेनेंस क्वालिटी मैट्रिक्स पे मूव करने से पहले आप पहले DRE देख लें कि DRE कैसे डिफाइन होता है. DRE कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफेक्ट रिमूव ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट फेज डिवाइडेड बाय विद द डिफेक्ट्स लेटेंट इन द प्रोडक्ट, राइट. और आप इसको सिंपल सा ऐसे भी कह सकते हैं कि DRE बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफेक्ट रिमूवल effectiveness is equals to
errors divided by errors plus defects. Right. So the defect removal efficiency gives a measure of the development team ability to remove defects prior to release. It is calculated as a ratio of defects resolved to total number of defects. It is typically measured prior at the moment of release. तो इसको 100 से आप क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसका आंसर परसेंट में आए. अब जैसे सपोज दैट 100 डिफेक्ट्स आर फाउंड. ठीक है ना, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम कि 100 डिफेक्ट्स हमें मिले ड्यूरिंग QA टेस्टिंग stage and 84 defects were resolved by the development team at the moment of measurement. 84 ऐसे एरर्स थे जो कि आपने रिजॉल्व कर दिए. सो DRE की वैल्यू क्या होगी? DRE इज इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 84 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसका आंसर चेक करें, इसका आंसर क्या आएगा? अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा कि D इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय E प्लस D, इसमें यहाँ वो सारे डिफेक्ट्स आने चाहिए जो लेटेंट हैं. अब E और D की वैल्यू हमारे पास इस सिनेरियो में अलग से नहीं पता. ये 84 भी डिफेक्ट्स हैं और ये 100 भी डिफेक्ट्स हैं. राइट. ये एरर तो हम गिवन ही नहीं है कि हम एरर को 84 ले लें. ठीक है, ये भी डिफेक्ट है, मगर ये वो डिफेक्ट्स हैं जो रिजॉल्व हो गए. मतलब ये वो डिफेक्ट हैं जो रिमूव्ड हो गए और जो लेटेंट डिफेक्ट्स हैं वो 100 हैं. तो सिंपली यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज करने की जगह ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच इज 84 डिवाइडेड बाय 100. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपके पास DRE आ जाएगा परसेंटेज में. ठीक है, तो DRE की वैल्यू आ गई 84%. ठीक है. हाँ, अगर कभी आपके पास डिफेक्ट की जगह एरर गिवन हो तो यहाँ फिर आप एरर की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप DRE कैलकुलेट करते हैं. सो आफ्टर DRE हमारा थर्ड क्वालिटी मैट्रिक्स क्या है? क्वालिटी मैट्रिक्स है हमारा मेंटेनेंस. मेंटेनेंस की ऑब्वियसली हम तब बात करते हैं जब आप किसी चीज़ को फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई मेंटेन चीज़ है उसको अपडेट करना चाह रहे हैं. So maintenance, although much cannot be done to alter the quality of the product during this phase, but some fixes we use that can be carried out to eliminate the defects as soon as possible with excellent fixed quality. जिसमें आपके पास सबसे पहले तो fixed backlog and backlog management index है, जिसमें आपके पास backlog management index भी होता है जिससे आप जो है मैनेज कर रहे होते हैं backlog of open and unresolved problems. Then you have this next is fixed response time and fixed responsiveness, कि कम से कम टाइम में आपका सिस्टम रिस्पॉन्स कर जाए. Then you have fixed quality. Fixed quality is or the number of defect fixes is another very important quality metric for the maintenance phase. A fix is defective if it did not fix the reported problem or if it fixed the original problem but injected a new defect. ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स जो होते हैं वो डिफेक्टिव फिक्सेस जो है बहुत डेट्रीमेंटल होते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए. बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई मसला आ जाए तो वो कस्टमर को नजर ना आए. द मैट्रिक ऑफ परसेंट डिफेक्टिव फिक्सेस इज द परसेंटेज ऑफ ऑल फिक्सेस इन अ टाइम इंटरवल दैट इज डिफेक्टिव. तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मेंटेनेंस फेज में हैं तो वहाँ जो क्वालिटी गोल होता है मेंटेनेंस फेज का वो ऑफकोर्स इज 0 डिफेक्टिव फिक्सेस बगैर किसी हिंड्रेंस के. सो ये आपके वो सारे क्वालिटी मैट्रिसेस थे जिनको आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं. आपका मैककॉल्स मॉडल हमने इस यूनिट नंबर 12.1 में डिस्कस करा. हम यूनिट 12.2 में और चीज़ें डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर नाउ. अल्लाह हाफिज़.